वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो पूरी दुनिया जो है अब इस चीज़ को जो है महसूस करने लगी है। भारत में जो है इस साल सबसे तेज़ जो है हीट वेव रही, जिसके कारण जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्पेशली गेहूं का जो है काफ़ी कम इस बार हो गया है। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, हम इसको मानते हैं कि बाकी दुनिया के लिए जो है ये बहुत बुरी है, पर रशिया के लिए जो है ये बहुत अच्छी बात है। रशिया को जो है इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और ऐसे फ़ायदे जो है ये होंगे कि ये रशिया को जो है एक ग्लोबल सुपर पावर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा जो है रशिया इससे कमाएगा। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे जो है ये होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि हम समझते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ना, तो उम्मीद टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ रहा है, 1-2 डिग्री बढ़ चुका है। और उम्मीद की जा रही है कि 2050 तक जो है 2 से 5 डिग्री के बीच जो है ये एवरेज टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस जरा नक्शे को देखते हैं। ये जो है दुनिया का टेम्परेचर का मैप है। तो इस टेम्परेचर से हम ये देख सकते हैं कि किस देश में जो है एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। तो जो लाल एरिया देख रहे हैं वो क्या है, वो हाई टेम्परेचर वाला एरिया है। तो भारत भी जो है वहीं पर आता है। तो यहाँ हमारा साल का जो औसतन टेम्परेचर बनता है वो 30 डिग्री के ऊपर बनता है। और जो नीले एरिया देख रहे हैं वहाँ जो है टेम्परेचर जो है काफ़ी कम रहता है, 10 डिग्री से भी नीचे, माइनस में अधिकतर समय रहता है। तो इंसान की जो प्रोडक्टिविटी होती है, मनुष्य की जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो हाईएस्ट किस टेम्परेचर पे होती है, वो होती है 10 से 15 डिग्री के टेम्परेचर पे होती है। तो ये जो टेम्परेचर होता है, यहाँ पे इंसान का शरीर जो है सबसे ज़्यादा जो है काम करने की पोजीशन में होता है। काम तो हम हर स्थिति में करते हैं, पर हर स्थिति में एक जैसा नहीं होता है। जैसे हम गर्मी में काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी जो है शरीर को ठंडा रखने के लिए, पसीना निकालने के लिए वगैरह में यूज़ करनी होती है। तो आइडियल टेम्परेचर जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी का होता है वो होता है 10 से 15 डिग्री का। इसीलिए हमारे साधु लोग जो हैं वो हिमालय की तरफ जाते हैं जो है, ताकि जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें और उनकी जो हेल्थ जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी भी होती है। और एक बात इंटरेस्टिंग सी आप नोट करें, जो हरा वाला एरिया आप देख रहे हैं ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आइडियल टेम्परेचर के आसपास जो है एवरेज टेम्परेचर रहता है। और इसीलिए आप एक और बात नोट करेंगे कि यही देश जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं। जैसे अमेरिका यहाँ पे आ जाता है, यूरोप के देश जो है यहाँ पे आ जाते हैं, फिर चाइना का काफ़ी एरिया जो है यहाँ पर आ जाता है। तो यही वो जोन है जहाँ पर जो है अधिकतर जो देश जो हैं वो विकसित देश हैं। और जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ अधिकतर जगह जो है आपको गरीबी वाली स्थिति जो है देखने को मिलेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कर रहा है, इस टेम्परेचर की जोन को चेंज कर रहा है। तो आज जहाँ टेम्परेचर कम है, कल वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ा हुआ तापमान क्या कर रहा है, वो जो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी वाली जोन है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो क्या होगा अगर दुनिया का तापमान जो है 2050 या 70 या 2300 तक जो है बढ़ जाता है 5 डिग्री के आसपास। तो क्या होगा कि ये प्रोडक्टिविटी वाली जोन जो है, जो अभी इधर है अमेरिका यूरोप वाले एरिया में, वो शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, वो रशिया के एरिया में शिफ्ट हो जाएगी, वो कनाडा के एरिया में शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंसानों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये चीज़ जो है बहुत बड़ी कमाई करेगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब जो है क्या क्या होता है उसको भी आप आगे समझ जाएंगे। अब रशिया को हम लेते हैं। तो रशिया के पास एक दुनिया का सबसे बड़ा लैंड मास है, लेकिन आबादी जो है बहुत ही कम है। अब आबादी कम होने का कारण ये है कि अधिकतर जो रशिया के इलाके हैं वो इंसानों के रहने लायक नहीं है। जैसे कि साइबेरिया की बात करें तो साइज़ में जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड चंक है, लेकिन यहाँ औसतन तापमान जो होता है वो 1-2 डिग्री होता है, वो भी जाता है गर्मी में। और ठंड में यहाँ का टेम्परेचर जो है वो -70, -80, -50 ऐसा रहता है। तो इतने कम टेम्परेचर में इंसानों का रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे इंसानी बस्ती जो है वो ना के बराबर है।
तो बाकी एरिया में अगर 100 लोग रहते होंगे तो साइबेरिया में 3 लोग ही रहते हैं। कारण यह है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, अधिकतर समय जो है बर्फ़ से जमा रहता है। बर्फ़ से जमा है तो खेती वेती करना मुश्किल हो जाता है, और आपको जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए गर्म रखने के लिए, तो पॉसिबल नहीं होता है कि यहाँ पे जो है हम रह सकें। तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा एरिया है, लेकिन इंसानों के रहने लायक नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत, सॉरी ठंडी बहुत है। अब ये ठंडी जो है कम हो जाएगी जब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता रहा। अब इस साइबेरिया वाले इलाके की एक बहुत बड़ी खूबी है। खूबी यह है कि दुनिया का सबसे रिच एरिया अगर कोई है, जिसके पास ऑयल हो, गैस हो, मिनरल्स हो, तो वो है साइबेरिया, रशिया का साइबेरिया। दुनिया का सबसे रिच जो है मिनरल्स में जो है ये इलाका है, लेकिन इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता क्योंकि ठंड बहुत है, जमा रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो इस इलाके में बहुत सारा जिंक है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, यूरेनियम है, निकल है, कॉपर है, डायमंड है, और बहुत सारे खनिज हैं। और इतना ज़्यादा तेल गैस है कि यहाँ से रशिया जो है अपनी जो ऑयल गैस एक्सपोर्ट की कैपेसिटी है वो ट्रिपल कर सकता है, ट्रिपल। तो आज जो रशिया 35% 40% के करीब जो तेल गैस जो है वो यूरोप को एक्सपोर्ट करता है, वो 100% से कर लेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसके पास होगा। तो पूरे यूरोप के मार्केट पर जो है वो कब्जा करने की पोजीशन में आ जाएगा। एशिया का बड़ा मार्केट जो है वो लेने की पोजीशन में आएगा। तो इतना ज़्यादा तेल गैस का भंडार है। साथ में दुनिया अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी स्विच करेगी तो वो बनाने के लिए भी जो एलिमेंट चाहिए वो भी सबसे ज़्यादा इधर ही पाए जाते हैं। और साथ में जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बढ़ रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में भी जो मेटल्स मिनरल्स यूज़ होते हैं वो भी भरपूर मात्रा में साइबेरिया में पाए जाते हैं। तो इतना गजब का इलाका है साइबेरिया, जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हो पाता है, लेकिन भविष्य में हो जाएगा, तापमान इसी तरीके से बढ़ता रहा तो। और इस बढ़े हुए तापमान के कारण क्या होगा, आज जितनी खेती वाली ज़मीन रशिया के पास है उससे 9 गुना ज़्यादा उसके पास आ जाएगी। तो 9x मोर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आ जाएगी, और इससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में खेती करके रशिया जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर जो है दुनिया का बहुत बड़ा बन जाएगा। अभी भी है, लेकिन अब और ज़्यादा बड़ा बन जाएगा कि पूरी दुनिया को जो है वो खिलाने की पोजीशन में आ जाएगा। तो इतना बड़ा लैंड मास है जो अभी यूज़ नहीं हो पाता, लेकिन यूज़ हो जाएगा। तो बर्फ़ पिघलेगी, टेम्परेचर नॉर्मल वाली एरिया में आएगा, तो बहुत बड़े लैंड मास पे खेती की जा सकेगी। तो यहाँ से जो है अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है 10 to 15 टाइम्स तक जो है वो बढ़ा लेगा रशिया। साथ में क्या होगा, साइबेरिया जो कि अभी इंसानों के रहने लायक नहीं है, वो गर्मी बढ़ने के साथ साथ जो है रहने लायक हो जाएगा, और यहाँ पे करोड़ों की संख्या में जो है आबादी को लाया जा सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होगा, कई एरियाज जो आज रहने लायक हैं वो कल रहने लायक नहीं होंगे। तो वहाँ से जनता का, लोगों का माइग्रेशन होगा। तो ये माइग्रेशन जो है अगर साइबेरिया में करा लिया जाता है, तो इतने सारे लोग जब यहाँ पे आ जाएंगे तो नेचुरली है कि इकोनॉमी भी उसी के साथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो आबादी को जो है यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जो अभी पॉसिबल नहीं है। अगला बड़ा फ़ायदा जो रशिया को मिलेगा वो ये कि उसकी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है जो कि यूज़ नहीं हो पाती, वो यूज़ होने की स्थिति में आ जाएगी। तो टेक्निकली देखें तो रशिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, पर फिर भी रशिया जो है वो लैंड लॉक्ड ही रहता है। कारण ये है कि वो जमा रहता है, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। तो साल के अधिकतर समय जो है ये जमे रहते हैं। कुछ एक समय गर्मी वाले जो है थोड़ा बहुत खुलते हैं, और वहाँ पे भी इनको आइस ब्रेकर शिप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। उससे जो ट्रेड करना जो है वो प्रैक्टिकली जो है फ़ायदे वाला नहीं है। तो देखिए ज़रा कितनी बड़ी जो है कोस्ट लाइन जो है रशिया के पास है। तो यहाँ से देखिए इतनी बड़ी कोस्ट लाइन जो है ये रशिया के पास है, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं हो पाती क्योंकि जमा रहता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है इसको क्या कर देगा, इसको इस्तेमाल करने योग्य बना देगा। तो यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है, बड़ी तेज़ी से पिघल रही है। ऐसा कहा जाता है कि 12% हर साल जो है बर्फ़ यहाँ पे कम होती जा रही है।
और ऐसे ही स्थिति चलती रहेगी तो 2030 के बाद जो है यहाँ पे जो है साल के अधिकतर समय जो है सी ट्रेडिंग जो है की जा सकती है। और 2050-60 के बाद तो जो है ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरे ही आइस फ्री हो जाएंगे, बर्फ रहेगी नहीं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर जो है दुनिया का तापमान बढ़ता रहा तो अभी अगर हम जरा एक मैप को देखें आर्टिक सी के, तो ये 1984 की फ़ोटो है। वहाँ पे देखिए कितनी वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, और अभी 2012 की है, अभी की नहीं है, 10 साल पहले की है। तो यहाँ पे देखिए कितनी कम जो है बर्फ़ हो चुकी है, और आज एट प्रेजेंट जो है और भी कम हो चुकी है। तो यही इसी स्पीड से चलता रहा तो यहाँ बर्फ़ जो है वो रहेगी नहीं, और बर्फ़ नहीं रहेगी तो जो समुद्री इलाके जहाँ पे अभी आप ट्रेड नहीं कर सकते, आप शिप्स को नहीं चला सकते, आप तब जो है चलाने लगेंगे। तो जो एक रूट है जिसको बोला जाता है नॉर्दर्न सी रूट, इसका इस्तेमाल जो है अभी नहीं हो पाता है, लेकिन बाद में होने लगेगा। अब इससे रशिया का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कैसे बड़ा फ़ायदा होगा? अभी जैसे रशिया को कोई ट्रेड चाइना के साथ करना है, तो अभी जो है स्वेज कैनाल वाला जो है ये रूट इस्तेमाल किया जाता है। अब ये रूट देखिए कितना लंबा है। ये रूट जो है करीब है 18,000 किलोमीटर का। अब यहाँ से अगर बर्फ़ पिघल जाती है तो ये नॉर्दर्न सी रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ से सीधा किया जा सकता है। और ये रूट जो है वो 10,000 किलोमीटर का है। 8,000 किलोमीटर करीब जो डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जहाँ पहले 37 दिन लगते हैं, अब जो है वो 22 दिन लगेंगे। तो आपका डिस्टेंस कम होगा, आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो है यहाँ पे मिल जाएगा जब नॉर्दर्न सी रूट जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एक और मैप देखिए इस नॉर्दर्न सी रूट का। तो यहाँ से जो क्या होगा, रशिया का ट्रेड जो है गल्फ़ में बहुत आसानी से जो है बढ़ जाएगा, चाइना के साथ बढ़ जाएगा, यहाँ पे जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ बढ़ जाएगा, जापान के साथ बढ़ जाएगा, भारत के साथ भी जो है वो बढ़ जाएगा। तो इतना बड़ा फ़ायदा जो है होगा जब ये नॉर्दर्न सी रूट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और दुनिया का तापमान ऐसे बढ़ता रहा तो एक दिन हो भी जाएगा। अब एक और अगला फ़ायदा जो होगा वो रशिया को होगा, वो इंटरनेट के फॉर्म में होगा। तो इंटरनेट की सर्विस जो चल रही है दुनिया भर में, वो समुद्रों में बिछी हुई केबल्स के कारण चल रही है। तो बहुत सारी केबल्स जो है वो समुद्रों में बिछाई गई हैं, उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है, ऑप्टिकल केबल, और उससे जो है इंटरनेट चलता है। अब इस जो केबल नेटवर्क को जो आप इस मैप में देख रहे हैं, इस पे ज़रा गौर कीजिए। तो अमेरिका और यूरोप के बीच जो है केबल डली हुई है, फिर यहाँ से जो है अफ्रीका साउथ अमेरिका के बीच केबल डली हुई है, फिर एशिया जो है अफ्रीका के बीच केबल डली हुई है। इस तरीके से जो चल रहा है, यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं कि यूरोप और एशिया के बीच कोई डायरेक्ट केबल नहीं डली हुई है। रशिया की जो है कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी इंडिया या चाइना या एशियन कंट्रीज़ के साथ नहीं है। अब अगर यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होगा? रशिया जो है सीधी केबल डाल लेगा एशिया के लिए, सीधी केबल डालेगा एशिया के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि डेटा क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी स्पीड। तो अभी जो कि डेटा का ट्रांसफ़र अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के जो बीच में जो समुद्र आते हैं उनके थ्रू हो रहा है, वो होना कम हो जाएगा। तो अभी जितना भी डेटा हम यूज़ करते हैं, हम एक ट्रांजिट फ़ीस जो है, हमारा जो इंटरनेट का जो चार्ज हम देते हैं, जो वाईफाई का चार्ज, ब्रॉडबैंड का चार्ज देते हैं, उसमें एक ट्रांजिट फ़ीस जुड़ी हुई होती है, जो कि ये जो केबल डली हुई है उसकी फ़ीस होती है। तो अभी ये फ़ीस जो है हम ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन अब बाद में अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ सीधे केबल डल जाती है एशिया यूरोप के बीच, तो हम फास्टर डेटा ट्रांसमिट कर सकेंगे। और क्योंकि यहाँ से जो है डिस्टेंस कम है, तो हमारी जो ट्रांजिट फीस है वो भी कम हो जाएगी। तो रशिया और चाइना जो है इससे जो है एक्स्ट्रा कमाई भी कर लेंगे, और इनकी एक्स्ट्रा कमाई जो है किसका लॉस होगा? वो अमेरिका का लॉस होगा, वो यूरोप का लॉस होगा। तो देखिए किसी का गेन है तो किसी का लॉस है। तो ये बड़े फ़ायदे जो है यहाँ पे किसको मिलने जाएंगे? रशिया को मिलने जाएंगे। साथ में ये फ़ायदे जो है कनाडा को भी मिलेंगे, पर कनाडा के पास जो है इतने रिसोर्सेस नहीं हैं जितने के रशिया के पास हैं। तो बाकी देशों का बड़ा लॉस होगा इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। क्या लॉस होगा? एक होगा लॉस ऑफ लैंड मास। तो आपकी जो ज़मीन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो भी
आइलैंड्स हैं, कुछ आइलैंड्स जो आइलैंड नेशंस हैं वो डूब भी सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म भी हो सकते हैं। कई बड़े कोस्टल शहर्स हैं जैसे कि हमारा मुंबई है, वो जो है विलुप्त हो सकते हैं। तो ऐसी जो है संभावना है। और साथ में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो बाढ़ आना बहुत बढ़ जाएगा, सूखा आना बहुत बढ़ जाएगा, जंगलों में आग लगना जो है बहुत बढ़ जाएगा। और इस सब के कारण जो है क्या होगा, जो नेचुरल कैलामिटीज़ को मैनेज करने के लिए जो पैसा हमारा खर्च होता है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अगर बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, सूखा आएगा, तो उसको मैनेज करने में जो खर्चा है वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इस साल जो है इस चीज़ को जो है हमने खुद महसूस किया है। तो एग्रीकल्चर से जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अनइवन बारिश होगी, अनइवन जो है सूखा होगा, तो चीज़ें जो है वो सिंक्रनाइजेशन में नहीं होंगी। उसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इंक्रीज हो जाएगा एनर्जी कंजम्पशन में, क्योंकि एसी, रेफ्रिजरेटर इन सब का इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, हमारा एनर्जी कंजम्पशन भी जो है वो बढ़ जाएगा। और इस सब से ओवरऑल क्या होगा कि हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ही जो है वो कम हो जाएगी, ना सिर्फ हमारी बल्कि सारे देशों की जो कि इस हाई टेम्परेचर वाली जोन में आते हैं। तो बहुत कुछ जो है बुरा होने जा रहा है बाकी देशों के लिए, रशिया के लिए जो है अच्छा है। अमेरिका जो है, जो कि इस समय जो है ग्लोबल सुपर पावर है, वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, वो भी बड़े खतरे में है। खतरा ये है कि उसकी जो बड़ी आबादी वाले शहर हैं वो सारे के सारे जो है कोस्टल सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे देखें, बोस्टन हो, न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, इधर देखें सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये सारे जो है क्या है, कोस्टल सिटीज़ हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का लैंड मास जो है वो कम होगा, तो यहाँ का इनका लॉस होगा। साथ में नेचुरल कैलामिटीज़ जो है वो यूएस में बढ़ने ही लगी हैं। तो वहाँ तूफान जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, आ गए हैं। कैलिफोर्निया में जो है भयंकर सूखा पड़ा है, पानी जो है वहाँ से गायब होता जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो है अमेरिका फेस करने लगा है, हम भी कर रहे हैं, और भविष्य में और ज़्यादा फेस करेंगे, और ये ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को ख़राब करेगा, इकोनॉमी को डैमेज करेगा। और भारत के बारे में कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे वर्स्ट हिट देश हो सकता है 2070 तक जो है ग्लोबल वार्मिंग। तो भारत हो, पाकिस्तान हो, ये सब जो है बहुत हाई रिस्क जोन वाले देश हैं। तो हमको जो है बहुत ज़्यादा जो है इस पर काम करने की ज़रूरत है, जो कि हो तो रहा है पर बहुत कम हो रहा है और स्लो स्पीड से हो रहा है। तो हमारे लिए जो है खतरे की बात जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। अब ग्लोबल वार्मिंग से हमें लड़ना है तो क्या करना होगा, हमको अपने जंगलों का कवर बढ़ाना होगा। पर जंगलों का कवर आप कैसे बढ़ा देंगे अगर आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, वो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, हमको मांस का कंजम्पशन जो हो रहा है, मीट कंजम्पशन हो रहा है, उसको कम करना होगा, उसको मिनिमम पे लाना होगा, क्योंकि तभी जो है हम जंगलों को बढ़ा पाएंगे। तो होता क्या है कि जानवरों की खेती में 10 गुना ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो 10 गुना ज़्यादा ज़मीन अब अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ जानवरों की खेती करने के लिए, तो वो ज़मीन आती कहाँ से, ज़मीन आती है जंगलों को साफ करके। तो फॉरेस्ट कवर जो है हमारा कम हुआ है, उसका कारण यही है कि हमारे देश में जो है मीट कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है। तो हमारे देश की पहले जो है 80% आबादी जो है शाकाहारी ही हुआ करती थी, पर अब चीज़ें जो है रिवर्स हो रही हैं। तो हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो हमको जो है शाकाहार का प्रचार करना जो है बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि जानवर हों, पशु पक्षी हों, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। इनके जो मल मूत्र होते हैं उसमें मीथेन जैसी जो है गैसें होती हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। दूसरी तरफ अगर हम पेड़ पौधों वाले भोजन की बात करें, शाकाहारी भोजन की, तो पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन देते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैसें हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। तो शाकाहारी भोजन जो है वो क्या होता है, वो क्लाइमेट फ्रेंडली होता है, और मांसाहारी जो भोजन होता है वो क्लाइमेट का जो है वो दुश्मन होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ाता है मीट कंजम्पशन। तो यूरोप के भी कई देशों में जो है अब मीट टैक्स लगाया जा रहा है, मीट पर जो है टैक्स लगाया जा रहा है, ताकि जो है लोग कम खाएं उसको। तो वो है, अगला काम करने की ज़रूरत है कि हाइड्रोकार्बन्स का जो बर्निंग हम कर रहे हैं अपने एनर्जी के रूप में, जैसे कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये हमें कम करना होगा। हमको स्विच करना होगा ग्रीन एनर्जी पे। तो सोलर पावर हो, हाइड्रो पावर हो, न्यूक्लियर पावर हो, विंड पावर हो, इस सब पे हमको जो है ध्यान देना होगा।
तो यहाँ पे जो है हम काम कर रहे हैं, पर काम को की स्पीड जो है और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है हमको सुधारनी होगी। तो हमारी जो खेती करने की जो तरीका है वो बहुत गलत है। हम ज्योग्राफी के हिसाब से जो है हमारे देश में खेती नहीं होती है। जैसे कि गन्ने की बात करें तो गन्ने को जो है ज़्यादा पानी लगता है। चावल की बात करें तो चावल को उगाने में ज़्यादा पानी लगता है। तो पंजाब में आप चावल उगा रहे हैं तो ये गलत है। महाराष्ट्र में आप गन्ना उगा रहे हैं तो ये गलत है। गन्ने के लिए जो है सबसे बढ़िया इलाका है उत्तर प्रदेश। तो सारी गन्ने की खेती जो है वहाँ पे आप ट्रांसफ़र करवाओ, गेहूँ वगैरह की दूसरी जगह करवाइए। वैसे ही चावल उगाने के लिए सबसे बेस्ट इलाका है नॉर्थ ईस्ट का, और साथ में जो है बंगाल वगैरह का एरिया। तो वहाँ पे हम चावल जो है नहीं उगाते, हम उगा रहे हैं पंजाब में। तो ऐसी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो गलत हैं, इसको बदलने की ज़रूरत है। तो जैसी ज्योग्राफी है उसके हिसाब से हमको वैसी फसल उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। और ये चीज़ इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमने जो है आदत डाल रखी है, एमएसपी जैसा सिस्टम बना लिया है, एफसीआई के गोदाम जो है ऐसे पर्टिकुलर राज्यों में बना रखे हैं, जिसके कारण ये हो नहीं पा रहा है। पानी की कमी बहुत ज़्यादा होगी तो हमको वाटर मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। तो नदी नालों में जो सीवेज जा रहा है उसका ट्रीटमेंट हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, ये सब। ग्रीन बिल्डिंग पे हमें ध्यान देना होगा। तो हमारे देश में जो वेस्टर्न सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाता है कि कांच की खिड़कियां बनाना, आजकल जो है पूरा का पूरा बिल्डिंग ही कांच की बना देते हैं, कांच के टाइल्स जो है पूरे पे लगा रहे हैं, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। ये वेस्ट में जो है अच्छा हो सकता है क्योंकि उनका टेम्परेचर कम हो सकता है, हमारे लिए जो है वो बहुत घातक है। तो सरकार को जो है सीधी गाइडलाइंस लानी होगी, नियम लाने चाहिए। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं किया है कि बिल्डिंगें जो है कैसी बनाई जाएं। प्लास्टिक और अन्य हार्मफुल चीज़ों को बैन करने की ज़रूरत है, जिस पर काम हो रहा है, पर और ज़्यादा करने की। तो जो प्लास्टिक है वो क्या करता है कि लैंड को बहुत ज़्यादा पोल्यूट करता है। तो लैंड की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लैंड की वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी जो है वो बहुत कम कर देता है। साथ में इंसानों की हेल्थ पर तो नुकसान है ही। तो इतनी सारी चीज़ों को हमको करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत काम हो रहा है, स्पीड लेकिन कम है, लेकिन हमको बढ़ानी है। और ये काम जो है सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं होगा। जब तक आम लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक जो है इस चीज़ पर अवेयरनेस नहीं आएगी। तो ये काम ऐसा है कि हर व्यक्ति पर असर करेगा। तो हर व्यक्ति को जो है इस पर आगे आके जो है प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जो नहीं होता है अभी। सिर्फ जो है सरकार के भरोसे चलते हैं, वो सही नहीं है। तो ये रही मेरी आज की बात ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि किस तरीके से रशिया के लिए जो है अच्छा है लेकिन हमारे लिए जो है बुरा है। तो हमको जो है इससे लड़ने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे स्टेप जो है हमको लेने चाहिए। इस पर जो है आप अपने कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।